भारत के नक्शे को देखिए, एकदम बीचों बीच एक ऐसा राज्य है जो लगता है जैसे देश की धड़कन हो। जी हाँ, ये है मध्य प्रदेश। और आज हम यही जानने वाले हैं कि आखिर इसकी भौगोलिक स्थिति इसे सच में भारत का हृदय क्यों बनाती है। तो किसी देश का दिल होने का आखिर मतलब क्या होता है? क्या ये बस एक कहने की बात है, एक पोएटिक सी उपाधि? खैर, जैसा कि हम देखने वाले हैं, इस नाम की जड़ें इसकी ज्योग्राफी में बहुत बहुत गहरी हैं। और यह नाम पता है किसने दिया? किसी और ने नहीं, बल्कि भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने। सोचकर देखिए, वो भारत का नक्शा देख रहे होंगे और ठीक बीच में इस विशाल राज्य को देखकर उनके मन में आया होगा, अरे ये तो हृदय प्रदेश है, भारत के शरीर का दिल। मध्य प्रदेश की एक और बड़ी अनोखी बात है, ये पूरी तरह से मतलब कंप्लीटली लैंडलॉक्ड है। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये कि इसकी कोई भी सीमा ना तो समंदर से लगती है, ना ही किसी दूसरे देश से। ये चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ भारतीय राज्यों से घिरा है। और यही चीज इसे असल में एक सेंट्रल कनेक्टर बनाती। और इसकी कहानी कोई 100-200 या 1000 साल पुरानी नहीं है। अरे नहीं, हम जा रहे हैं करोड़ों साल पीछे। भूवैज्ञानिक तौर पर देखा जाए तो मध्य प्रदेश उस प्राचीन महाद्वीप गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। सोचिए जरा, जिस जमीन पर यह राज्य खड़ा है वो पृथ्वी की सबसे पुरानी जमीनों में से एक है। इसकी जड़ें तो सचमुच में पृथ्वी के इतिहास जितनी गहरी हैं। तो सवाल ये है कि ये राज्य आखिर है कितना बड़ा? आंकड़ा है 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। अब इसे समझने के लिए ऐसे सोचिए कि ये पूरे यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड को मिला दें, उससे भी बड़ा है। मतलब हम यहाँ एक बहुत ही विशाल भूभाग की बात कर रहे हैं। और ये विशाल एरिया भारत के कुल जमीनी हिस्से का करीब 9.38% है। मतलब सोचिए, देश की लगभग हर 10वें में से 1 एकड़ जमीन इसी एक राज्य के अंदर है। ये बात इसके पैमाने और राष्ट्रीय महत्व को साफ साफ दिखाती है। अच्छा, अब जरा इसकी डायमेंशंस की बात करते हैं। अगर इसके सबसे उत्तरी छोर से दक्षिणी छोर तक जाएं, तो ये सफर होगा 605 किलोमीटर का। ठीक ठाक दूरी है ना? पर असली मजा तो तब आता है जब हम इसकी चौड़ाई देखते हैं, क्योंकि पूर्व से पश्चिम तक ये राज्य फैला है पूरे 870 किलोमीटर तक। ये इसकी उत्तर दक्षिण वाली लंबाई से कहीं ज्यादा है, जो इसे एक बहुत ही अलग फैला हुआ सा आकार देता है। तो बात बिल्कुल साफ है, मध्य प्रदेश लंबा कम और चौड़ा ज्यादा है। और यह सिर्फ एक ज्योमेट्री का फैक्ट नहीं है, ये चीज इसके अंदर की संस्कृतियों, यहाँ के लैंडस्केप्स और यहाँ तक कि सूरज उगने के समय पर भी असर डालती है, जो हम आगे देखने वाले हैं। ठीक है, अब दुनिया के नक्शे पर इसकी एकदम सटीक जगह पता करने के लिए हमें अक्षांश और देशांतर की बात करनी होगी। एक छोटा सा रिफ्रेशर, याद है ना? अक्षांश यानी लैटिट्यूड हमें बताता है कि कोई जगह भूमध्य रेखा से कितनी उत्तर या दक्षिण में है, और देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड हमें पूर्व पश्चिम की पोजीशन बताता है। और यहाँ एक मजेदार बात है, क्योंकि पूरा का पूरा भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में और प्राइम मेरिडियन के पूरब में है, तो मध्य प्रदेश भी पूरी तरह से उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में ही आता है। और यही वजह है कि इसके निर्देशांक हमेशा उत्तर अक्षांश और पूर्व देशांतर ही होते हैं, भले ही हम राज्य के सबसे दक्षिणी या सबसे पश्चिमी हिस्से की ही बात क्यों ना कर रहे हों। तो उस 870 किलोमीटर की चौड़ाई का असल दुनिया में क्या असर पड़ता है, जरा ये सोचिए। जब राज्य के सबसे पूर्वी कोने यानी सिंगरौली में सुबह सूरज उग रहा होता है और लोग अपनी चाय पी रहे होते हैं, तब सबसे पश्चिमी कोने अलीराजपुर में सूरज उगने में अभी भी करीब 34 मिनट बाकी होते हैं। इतना विशाल है ये। पर मध्य प्रदेश का केंद्र होना सिर्फ देश तक ही सीमित नहीं है, ये राज्य कई अलग अलग पैमानों पर केंद्र होने का दावा करता है। हम बात कर रहे हैं पृथ्वी के पारंपरिक केंद्र बिंदु की, फिर अखंड भारत के केंद्र की, और आज के आधुनिक भारत के भौगोलिक दिल की। और मानो इतना काफी नहीं था, तो खुद मध्य प्रदेश राज्य का अपना केंद्र भी यही है। तो चलिए सबको एक साथ देखते हैं। उज्जैन का मंगलनाद, जिसे पारंपरिक तौर पर पृथ्वी का केंद्र माना जाता है, बैतूल का बरसाली, जो अखंड भारत का केंद्र था, कटनी का करौंदी, जो आज के भारत का केंद्र है, और सागर, जो खुद इस राज्य का केंद्र है। ये तो सचमुच में केंद्रों का केंद्र है। अच्छा, अब एक और जरूरी भौगोलिक रेखा की बात करते हैं जो इस राज्य की पहचान बनाती है, कर्क रेखा। ये काल्पनिक रेखा मध्य प्रदेश के 1 या 2 नहीं बल्कि पूरे 14 जिलों से होकर गुजरती है।
और इसका महत्व नक्शे पर बनी एक लकीर से कहीं ज्यादा है। देखिए, खगोलीय रूप से कर्क रेखा वो सबसे उत्तरी सीमा है जहां तक सूरज ठीक सिर के ऊपर चमक सकता है, और यही जरूरी रेखा मध्य प्रदेश को करीब करीब दो बराबर हिस्सों में, एक उत्तरी और एक दक्षिणी में बांट देती है, और इसका सीधा और गहरा असर यहाँ के मौसम और जलवायु पर पड़ता है। और एक और जरूरी रेखा है भारतीय मानक समय रेखा, जिससे पूरे देश की घड़ियां चलती हैं, वो भी मध्य प्रदेश से गुजरती है। पर मजेदार बात यह है कि ये सिर्फ एक जिले को छूती है, सिंगरौली। हाँ, वही जिला जहां सूरज सबसे पहले उगता है। ये बात राज्य की केंद्रीय भूमिका को और भी पक्का कर देती है ना? ये जो केंद्रीय लोकेशन है ना, ये इसे एक बहुत बड़ा कनेक्टर बनाती है। मध्य प्रदेश की सीमाएं 5 अलग अलग राज्यों से मिलती हैं। सोचिए जरा, सबसे लंबी सीमा ये उत्तर प्रदेश के साथ शेयर करता है, जहां इसके पूरे 14 जिले उसे छूते हैं। इसके बाद नंबर आता है राजस्थान और महाराष्ट्र का, जहां दोनों से ही 10-10 जिलों की सीमा लगती है। और फिर कुछ जिले तो ऐसे हैं जो असली चौराहे हैं। राज्य में 6 जिले ऐसे हैं जिनकी सीमाएं एक नहीं बल्कि 2-2 अलग राज्यों से लगती हैं। ये रणनीतिक रूप से बहुत अहम जंक्शन पॉइंट्स हैं, जहां अलग अलग संस्कृतियां और व्यापार के रास्ते आकर मिलते हैं। अब ये आंकड़ा तो सच में हैरान करने वाला है। राज्य के कुल 55 जिलों में से 37 जिले किसी न किसी पड़ोसी राज्य की सीमा पर हैं। मतलब 2/3 से भी ज्यादा जिले बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं। सिर्फ 18 जिले ही ऐसे हैं जो पूरी तरह से लैंडलॉक्ड हैं। ये दिखाता है कि मध्य प्रदेश कोई अंदर की तरफ सिमटा हुआ राज्य नहीं है, बल्कि ये बाहर की दुनिया से जुड़ने वाला एक कनेक्टर है। तो इन सब से हमने क्या सीखा? यही कि मध्य प्रदेश सिर्फ भारत के बीच की एक जगह नहीं है। इसके ज्यादातर जिले सीमाओं पर हैं, और इसी वजह से ये वो धुरी हैं जो उत्तर को दक्षिण से और पूरब को पश्चिम से जोड़ती है। ये सिर्फ दिल नहीं है, ये वो धमनियां भी हैं जो भारत को एक साथ जोड़े रखती हैं। तो आखिर में ये हमें एक बड़े सवाल पर लाके छोड़ देता है। अपनी इतनी प्राचीन जड़ों और भारत को जोड़ने वाली इस केंद्रीय भूमिका के साथ भारत के इस हृदय प्रदेश का भविष्य क्या है? ये कैसे विकसित होगा और देश को एक साथ बांधे रखने में आगे इसकी भूमिका क्या होगी? ये एक ऐसा सवाल है जो इसके भूगोल जितना ही विशाल है।